रचना कौर की हवेली में ये सुबह बड़ी अजीबोगरीब थी। वो तमाम एहसासात अजीब सी शक्ल इख्तियार कर चुके थे जो रचना कौर के तस्वुर से उभरे, और अब संजीदगी से इवन कार्लोस याद आ गया, जिसने कहा था कि रचना कौर किसी मुश्किल का शिकार है और मैं उसकी मदद करूं। रचना कौर से मैंने इस मुश्किल के बारे में पूछा भी था, लेकिन वो टाल गई। दोबारा फिर पूछूंगा, और अगर रचना कौर ने फिर भी इस सिलसिले में कोई ख़ास बात ना बताई तो अपने तौर पर मसरूफ़ हो जाऊंगा। मेरा अपना भी एक मकसद था, इसमें कोई शक नहीं था कि अब ज़रा कैफियत बेहतर हो गई थी। शमशेरा के तस्वुर में अब वो शिद्दत नहीं रही थी जो पहले थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल की गहराइयों में वही पोशीदा थी। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर कोई और मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता तो शायद अब मैं उससे इतना ज़्यादा गुरेज ना करता। ज़हन में एक ठहराव सा पैदा हो गया। अपने अहले ख़ानदान को एक जायज़ मुकाम देने के बाद मैंने ये महसूस किया कि कम अज़ कम मैं अपनी शबलीसियत का वो अमल मुकम्मल कर चुका हूँ जिससे मैं अपने अहले ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचा सकता था। मुझे यकीन था कि वो लोग एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब बाकी मसला मेरी अपनी ज़ात का रह जाता था। लेकिन जब भी कभी इवन कार्लोस के बारे में सोचता तो दिल में ये तस्वुर उभरता कि इवन कार्लोस के मकसद के लिए काम करना ऐन इबादत है, क्योंकि इंसानियत की भलाई का मसला इसी में पोशीदा है। ये भी सोचा था कि सिर्फ इवन कार्लोस ही की उंगली पकड़कर चलना मुनासिब नहीं होगा। बात अगर इंसानियत की भलाई की है और हमने एक मिशन का आगाज़ कर दिया है तो इसके लिए खुद भी रास्ते तलाश करना पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इवन कार्लोस ही किसी किस्म की निशानदेही करे तो उस जानिब बढ़ा जाए। बहुत से ऐसे ख्यालात दिल में आए। रचना कौर ने अपने अहले ख़ानदान से रात के खाने पर मेरा तारुफ करा दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं थी कि जिससे दोबारा मुलाकात को जी चाहे। रचना कौर ही नाश्ते पर मिली और निखरी निखरी और खुश खुश नज़र आ रही थी। उसे देखकर मैंने दिल में सोचा कि ये औरत वाकई पुरस्रार कैफियत की हामिल है। एक निगाह उसे देखने के बाद कोई भी इस गलत फहमी का शिकार हो सकता है कि वो जहनी तौर पर एक औरत है और किसी भी पसंदीदा मर्द से मुतासिर हो सकती है। रात को जिन हालात में उसने मुझसे मुलाकात की और जिस तरह उठकर चली गई, उससे ये साफ जाहिर होता था कि उसके दिल में जज्बात का वो तूफान पैदा नहीं हुआ है जो दूसरे रास्तों की निशानदेही करता है। रचना कौर ने कहा, रियासत के बहुत से मामलात मुझे अब भी संभालने पड़ते हैं। हालांकि रियासतों का तो अब तो कोई वजूद नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीनें इतनी हैं कि उनके सिलसिले में रोज़ाना ही मुझे एक छोटा सा दरबार लगाना पड़ता है। क्या आज तुम मेरे दरबार में शिरकत करना पसंद करोगे आकिल रफ़ीक जी? मुझे इन तमाम चीज़ों से कोई दिलचस्पी तो नहीं है रचना कौर, क्योंकि ना मेरी ज़मीनें हैं और ना ही मैं इनके लिए कभी दरबार लगाता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी कभी ऐसी कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम ये पसंद करती हो कि मैं तुम्हारे साथ शिरकत करूं तो मुझे एतराज़ नहीं है। तो आओ फिर देखो ज़रा, बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें सुनने को मिलती हैं। जो जगह उसने दरबार के लिए मुंतखब की थी वो एक बाकायदा तामीर शुदा इमारत थी। वहाँ एक वसीओरीज हॉल था। उस हॉल में बाकायदा इंसाफ का तराजू लटका हुआ था। रचना कौर राजकुमारियों की सी शान से एक तख्त पर बैठ गई। मैं उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। वो अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग थे और उनमें से कोई ऐसी शख्सियत नहीं पाई जिस पर ख़ास तौर से कोई तवज्जो दी जा सकती। ज़मीनों के मामलात थे। रचना कौर के सामने सभी अदब एहतराम से अपने अपने मसले पेश कर रहे थे और रचना कौर उनके सामने उनका हल बता रही थी। इस तरह बहुत वक्त गुजर गया। फिर जब आखिरी आदमी भी इस काम से फारिग होने के बाद चला गया तो रचना कौर ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शबलीस होने से मुझे एक फ़ायदा हासिल हुआ है आकिल रफ़ीक जी। क्या? ज़मीनों के काम बड़ी खूबी से चल रहे हैं। कोई भी हरकारा मुझसे बेईमानी नहीं कर सकता। सबके जहन मेरे सामने होते हैं। मैं जानती हूँ कि वो किस किस तरह साजिशें कर रहे हैं और फिर मेरे आदमी उन साजिशों का कला कमा कर देते हैं। हाँ, वाकई ये एक दिलचस्प बात है। मेरा ताल्लुक भी इस दौरान एक ऐसी शख्सियत से पड़ चुका है जो तुम्हारी ही तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी रचना कौर, लेकिन मेरी वजह से वो मुसीबतों का शिकार हो गई। कौन? रचना कौर ने हैरत से कहा, एक और शबलीस मिस्टर इवन कार्लोस को मिल चुका है और उसका नाम मिस्टर होंडलाक है। होंडलाक की क्या कहानी है? मुख्तसर अल्फाज में मैंने रचना कौर को होंडलाक की कहानी सुना दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस्टर इवन कार्लोस के मिशन से गैर मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं औरत हूँ और इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? दोपहर के खाने के बाद मैंने रचना कौर से सवाल किया, रचना जी, इवन कार्लोस ने मुझसे कहा था कि आप किसी मुश्किल का शिकार हैं और मुझे आपकी मदद करना होगी। क्या आप मुझे वो मुश्किल बताना पसंद करेंगी? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? बेशक मैं एक मुश्किल का शिकार हूँ।
और इस सिलसिले में तुम्हारी मदद भी मेरे लिए इंतहाई कारआमद हो सकती है। लेकिन जब मैं इसके लिए इतनी परेशान नहीं हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो फिर मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? मतलब, वो हैरत से बोली। मेरा मतलब है कि आखिर कुछ तो करना होगा मुझे यहाँ। उसने एक लम्हा मेरी आंखों में झांक कर देखा और मैंने अचानक ही अपने जहन की खिड़की बंद कर ली। रचना कौर फौरन ही संभल गई। उसने हंसकर कहा, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है क्या? बस, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं रचना जी, अच्छी बात तो वो भी नहीं है जो आप कर रही हैं। अरे अरे, तुम तो संजीदा हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आज रात को तुम्हें तमाम तफसीलात बता दूंगी। मैं तो ये सोच रही थी कि अभी आते ही मैं अपने मतलब की बात शुरू कर दूं तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। कुछ आदाबे मेज़बानी भी तो होते हैं। मैं सिर्फ मतलब की बात सुनना चाहता हूँ, समझ रही हूँ अच्छी तरह, लेकिन आज रात तक इंतज़ार कर लो। उसने मेरे बाजू पर मोहब्बत भरे अंदाज में हाथ रखते हुए कहा और मेरा जहन एक बार फिर भटकने लगा। मैं खामोश हो गया। बाकी रात रचना कौर की हवेली में तफरीहात में गुजारा और रचना ने शाम को चाय पर मुझसे पूछा, आकिल रफ़ीक, फितरतन तो ऐसे मालूम नहीं होते, कैसे? अगर खुद समझ सकते हो तो समझ लो, मैं इस बात की ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकूंगी। हाँ, फितरतन ऐसा नहीं हूँ। मैंने किसी कदर तल्ख लहजे में जवाब दिया और वो हंस पड़ी। तो नाराज़ क्यों हो रही हो? नहीं रचना जी, भला आपसे नाराज़ होने का क्या हक पहुँचता है मुझे? ये अल्फाज ही बताते हैं कि नाराज़ हो। ओह सॉरी, वेरी सॉरी, मैंने संजीदगी से कहा और वो कह कहा मारकर हंस पड़ी। चंद लम्हात खामोश रही, फिर मैंने कहा, हाँ मैं महसूस कर रहा हूँ रचना के तमाम तर बेतकल्लुफ़ी के बावजूद मेरा जहन भटक रहा है, लेकिन इत्मीनान रखो, तुम्हें इसके बाद कोई शिकायत नहीं होगी। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती रही, इसके बाद खामोश हो गई। तन्हाई में मैंने सोचा कि यह क्या हमाकत है। मैं अच्छी खासी तबीयत का मालिक हूँ। बहुत से मामलात मेरे सामने आ चुके हैं और मैंने उन पर कभी इस कदर तवज्जो नहीं दी। बिला वजह रचना के सामने अपने आप को जलील कर रहा हूँ। यह सोचकर मैंने आखिरी फैसला कर लिया कि अब जहनी तौर पर ऐसे किसी तासुर को कबूल नहीं करूँगा। बस इस बात को जहन में रखूँगा कि इवन कार्लोस ने मुझे इस काम के लिए आमादा किया है। वैसे रचना कौर के पास अब बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने का इरादा नहीं रखता था। रात को खाने वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद उसने फिर उसी अंदाज में मुझसे कहा जिस अंदाज में पिछली रात कहा था कि वो रात को मेरे पास आएगी। मामूल के मुताबिक वो अपने उसी मखसूस लिबास में मेरे सामने आ गई। गहरी निगाहों से मुझे देखा और मेरे दिल में किसी कदर गुस्से के तासुर उभर आई। मैंने दिल में सोचा कि ये औरत शायद अपने औरतपन से फ़ायदा उठाना चाहती है और मुझे तड़पाने का मज़ा देखने की ख्वाहिशमंद है। लेकिन ये सोचते हुए मैंने अपने जहन की खिड़की बंद कर ली थी ताकि वो मेरे ख्याल को ना पढ़ सके। हम शबलीसों में ये ख़ास कुव्वत है कि एक दूसरे के सामने हम अपने जहन के दरवाजे बंद भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को इसका एहसास हो जाता है कि सामने वाला अपने ख्यालात उस तक नहीं पहुंचने देना चाहता। अलबत्ता उस वक्त रचना कौर संजीदा नजर आ रही थी और उसने मुझे पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। मामूल के मुताबिक मेरी पायंती आकर बैठ गई। यह अंदाज बड़ी बेतकल्लुफ़ी का होता था और इसे देखकर हर आदमी भटक सकता था, मैं ही क्या। लेकिन अब मैं संभल गया था। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो कहने लगी, क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, ये बुरी बात है। क्या? यही एक दूसरे के जहन में झांकना। मैंने एक बार ये कोशिश की थी और मुझे खुद एहसास हुआ कि मैं गलती कर रही हूँ। कोई ख़ास बात नहीं सोच रहा रचना जी, सिवाय इसके कि वो बात जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से इवन कार्लोस ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा बिल्कुल ज़ाती मामला है, लेकिन बहरहाल जब हम शबलीस एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं तो इस सिलसिले में इवन कार्लोस को आगाह करने में मैंने कोई हर्ज नहीं समझा। वाकई कोई हर्ज नहीं है, हम तो बिल्कुल ज़ाती ही होकर रह गए हैं। वह चंद लम्हात सोचती रही, फिर उसने कहा, तुमने यशवंत राय के बारे में पूछा था। महाराज यशवंत राय मेरे शौहर ही नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत भी हैं, मेरा प्रेम भी हैं। अगर माजी में ज़्यादा दूर तक जाऊंगी तो तुम्हें अच्छा ना लगेगा। यूँ समझ लो कि मैं भी उन्हीं बेवकूफ़ लड़कियों में से थी जो मोहब्बत भी करती हैं, दीवानी भी हो जाती हैं एक दूसरे के लिए और इसके बाद अपनी मोहब्बत को हासिल भी कर लेना चाहती हैं। मेरा ताल्लुक भी एक अच्छे घराने से है, लेकिन वो घराना रईस या जागीरदार नहीं था, सनतकार घराने से ताल्लुक़ है मेरा। मेरे माता पिता बड़े खाते पीते लोग हैं और बनारस में रहते हैं, वहीं मेरा मुस्तकिल ठिकाना है। बहरहाल महाराज यशवंत राय ने बड़ी चाहतों के साथ मुझसे शादी की थी। उस वक्त तक मेरे मन में किसी और मर्द का तस्वुर नहीं था। मैं बेशक शबलीस थी, अपने आप पर हैरान होती थी, लेकिन अपनी शबलीसियत से मैंने कभी कोई बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि मुझे इसका पता ही नहीं था। ये बात तो मुझे इवन कार्लोस ने ही बताई कि मेरी जहनी कुव्वतें क्या हैसियत रखती हैं, और शादी के बाद ये बात मुझे मालूम हुई
मगर यशवंत राय को मैंने अपने लिए इस संसार में सबसे बड़ा समझा और उसके प्रेम में दीवानी रही। एक तवील अरसा तो यशवंत राय मुझसे प्रेम करते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूसरे रास्ते भी देखना शुरू कर दिए। ऐसे ही आदमी थे, खाते पीते घरानों के लड़के वैसे भी बिगड़ ही जाते हैं। हालांकि हुस्न जमाल में मेरा भी अपना कोई सानी नहीं था, इस बात पर हंसना नहीं। मैं जो कुछ कह रही हूँ ये दूसरों के कहे हुए अल्फाज हैं। बहुत अरसा इस तरह बीत गया। बहुत सी ऐसी बातें मेरे सामने आईं जिनमें महाराज यशवंत राय की बुराइयां छुपी हुई थीं। मगर मैं हिंदुस्तानी औरत थी, और हिंदुस्तानी औरत हर मुश्किल में अपने पति को बर्दाश्त कर लेती है। फिर यशवंत राय जी ने मुझे कभी कोई तकलीफ भी नहीं दी, बल्कि सच्ची बात यह है कि कारोबारी अमूर में उन्होंने मुझे हर तरह की आसानियां फराहम कर दी थीं। एक ज़माना तो ये आ गया कि यशवंत राय जी खुद अपने कामों में मसरूफ़ रहते और मैं सारे कामकाज संभालती जैसे आज संभालती हूँ। वो मेरे कामों में कभी दखल नहीं देते, और अगर मैं कभी कोई गलत काम भी कर देती तो महाराज यशवंत राय उसे हमेशा सही साबित करने की कोशिश करते। लेकिन हमारे दरमियान कृष्णा कली आ गई। कौन? मैंने सवाल किया। कृष्णा कली? ये कौन है? मैंने पूछा। लगता तो यूं ही है जैसे किसी बाग में किसी डाली पर उगी हो। पहली बार ये एतराफ़ करने में मुझे कोई याद नहीं है कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा हसीन है, मुझसे कहीं ज़्यादा नौखेज़ है। इतनी दिलकश अदाएं रखती है वो कि कोई भी मर्द उसके जाल में फंस गए और उसी के हो रहे। यहाँ धर्मनगरी में उन्होंने कृष्णा कली के लिए एक इमारत बनाई है जो है तो इस महल से छोटी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। कृष्णा कली को वो उस इमारत में ले गए। उन्होंने कृष्णा कली से फेरे नहीं किए, पत्नी नहीं है वो उनकी, मगर मुझसे ज़्यादा चाहते हैं वो उसे, और अब वो उसके पास रहती हैं। ओह, तो ये किस्सा है। हाँ, मगर इसमें ऐसा कौन सा मसला आ गया जिसकी वजह से तुम्हें इवन कार्लोस से मदद लेना पड़ी? बताने जा रही हूँ तफसील से। मैंने जब देखा कि महाराज यशवंत राय कृष्णा कली ही के होकर रह गई तो मेरे मन को बेहद बुरा लगा। इससे पहले तो मैं सारी बातें बर्दाश्त कर चुकी थी, लेकिन अब यह सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। महाराज यशवंत राय से मैंने कई बार बात की, मगर वो ऐसे बिगड़े हुए थे कि मुझसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे। मैं खुद उनसे मिलने के लिए वहाँ गई, और वहीं मैंने कृष्णा कली को भी देखा। एक बार नहीं, कई बार मैं उसके पास जा चुकी हूँ। उसे विनती कर चुकी हूँ कि मेरा पति मुझे लौटा दे, मगर बहुत ही कठोर है वो, नहीं मानती। अब मैं तुमसे कुछ सवालात कर सकता हूँ या भी तुम्हें कुछ बताना बाकी है? मैं जानती हूँ तुम क्या सवाल करोगे, मगर मुझे अब कुछ नहीं बताना। बस यूँ समझ लो कि मेरा पति उसके कब्जे में है, और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सारे धन दौलत पर कब्जा जमाती जा रही है। बेशुमार ज़मीनें उसके नाम मुंतकिल हो चुकी हैं, बहुत से बाग उसे मिल चुके हैं, और रफ्ता रफ्ता सारी चीज़ें उसकी जानिब मुंतकिल होती जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे करोड़ों रुपए के जेवरात भी अब कृष्णा कली की मलकियत बन चुकी हैं। मैं ये सारी बातें अपने मन में छुपाए हुए हूँ। दीवान हरिदास जानता है, या फिर कुछ अपने बुजुर्ग जो मेरे नहीं यशवंत राय के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो सब भी मेरे ही हमराज हैं। कोई भी मुझसे नफरत नहीं करता, सब मुझे चाहते हैं और कृष्णा कली से नफरत करते हैं। तुम्हारी बात पूरी हो गई, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। क्या यशवंत राय और कृष्णा कली को तुम जहनी तौर पर मुतासिर नहीं कर सकी? यहीं आकर तो बात बिगड़ जाती है। कैसे? जाहिर है मैं अपनी जहनी कुव्वतों से काम लिए बगैर नहीं रह सकती थी। पहली बार मैंने कृष्णा कली को देखा, दूसरी बार पूरा प्रोग्राम बनाकर गई। मैंने उसके जहन को काबू में करना चाहा, लेकिन वो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मैं उसके दिमाग पर काबू पाने में नाकाम रही। एक अनोखी मुस्कुराहट उसके होंठों पर हमेशा फैली रहती है, मुझे देखकर जैसे वो समझती हो कि मैं पुरस्कार जहनी कुव्वतों की मालिक हूँ, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम उसके दिमाग पर काबू पाने में नाकाम रही हो? हाँ। क्या तुमने भरपूर कोशिश की? कोई एक बार? तो तुम्हारा नज़रिया क्या है उसके बारे में? आकिल रफ़ीक, मैं बहुत ही परेशानी का शिकार हूँ। मुझे तो यूँ लगता है जैसे वो इंसान ही नहीं है। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा। कोई बदरू, कोई चुड़ैल है वो, और हम शबलीस गैर इंसानी कुव्वतों को काबू में नहीं कर सकते। मुझे माजी के बहुत से वाक़यात याद आ गए। बहुत सी कहानियाँ मेरे जहन में गर्दिश करने लगीं। उन कहानियों में बहुत सी दिलकश कहानियाँ छुपी हुई थीं। बहरहाल एक तवील अरसे के बाद ये नया सिलसिला मेरे सामने आया था। इसका मतलब है तुम उसे इंसान नहीं समझती। वो इंसान है ही नहीं, और तुम यकीन करो कि तुम भी उसे देखोगे तो यही फैसला करोगे, वो इंसान नहीं है। उसका हुस्न इंसानी हुस्न नहीं है, वो यकीनन कोई बुरी रूह है। रचना कौर पुरजोर लहजे में बोली। और यशवंत राय का जहन फेरने की कोशिश नहीं की तुमने? मेरा मतलब है अपनी कुव्वत से काम लेकर। क्या कोशिशें नहीं कर डाली मैंने? मगर उसने यशवंत राय को भी अपनी ताकत से मशहूर कर रखा है। उसका जहन तो मेरे काबू में आ जाता है, मगर वो मेरी बातों पर अमल नहीं करते।
मेरा सहर टूट जाता है बार बार। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और अपने आप को कामयाबी के करीब महसूस करती हूँ, मगर यशवंत राय वो भी उसके फेर में बुरी तरह फंस गई हैं। एक बार जब मैं उसे मिली तो उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा कि मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर सकती। यशवंत राय को अब उसी के हवाले कर दिया जाए, वरना मैं नुकसान उठा जाऊंगी। वो ऐसी आंखों से मुझे देख रही थी आकिल रफीक, जैसे मुझे चैलेंज कर रही हो। यशवंत राय महाराज पूरी तरह उसके काबू में हैं और आमतौर पर वहीं रहते हैं, बस कभी कभी भूले भटके इधर आ निकलते हैं। आखिर में रचना कौर की आवाज़ भर्रा गई और मैं दिल ही दिल में अपने आप पर लाहौल पड़ने लगा। अच्छी खासी पतिव्रता औरत है और मैं उसे आज तक गलतफहमी की निगाहों से देखता रहा, मगर उसका अंदाज ही ये था। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता वो भी भटक सकता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या चाहिए। क्या मैं कृष्णा कली के मुकाबले में आ जाऊं? हो सकता है रचना कौर औरत होने की वजह से वो हरबे ना इस्तेमाल कर सकी हो। मैं गहरी सोचों में गुम हो गया। बहुत से ख्यालात दिल में आ रहे थे और मैं उनका तज्जिया कर रहा था। रचना कौर भी सोच में डूबी हुई थी। खासा वक्त इसी सोच विचार में गुजर गया। रचना कौर इसके बाद खामोशी रही और मैं सोच रहा था कि रानी रचना कौर ने मुझे जो कहानी सुनाई है वो है तो दिलचस्प, लेकिन मेरे मकसद से उसका कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय इसके कि एक शबलीस का मामला था और इवन कार्लोस ने सिर्फ इसी बुनियाद पर मुझे इस मकसद के लिए आमादा किया था कि रचना कौर शबलीस है। कुछ देर के बाद रचना कौर ने मुझसे सवाल किया, सारी कहानी तुम्हारे इल्म में आ गई है आकिल रफीक, अब बताओ तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? सोचते तो होगे कि कुछ अनोखा खेल है। ये तो बिल्कुल घरेलू मामलात हैं। भला ऐसे घरेलू मामलात में किसी की मदद करने का मकसद क्या है? लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। जब ऐसा नहीं सोचती रानी रचना कौर, तो फिर ये अल्फाज क्यों अदा कर रही हो? रचना कौर के चेहरे पर गामालूद कैफियत पैदा हो गई। उसने कहा, बदनसीबी तो यह है कि सब कुछ होने के बावजूद मैं हिंदुस्तानी हूँ। पति हमारे लिए सारा संसार होता है और अगर किसी से संसार ही छिन जाए तो उसके पास क्या रह जाता है? यही मेरी कमजोरी है, वरना क्या नहीं है मेरे पास। एक बात कहे बगैर नहीं रह सकूंगा। रचना कौर, कहो। तुम इस कदर पुरकशिश हो कि हर इंसान तुम्हारे बारे में सोचकर जहनी तौर पर उलझनों का शिकार हो सकता है। तुम्हारे मिलने जुलने का तरीका भी ऐसा ही है कि फौरन जहन भटकने लगता है। मैं बड़े खुले दिल से अल्फाज कह गया हूँ। अगर बुरा मानना तो मुझे माफ़ कर देना। मैं क्या करूँ? सच्ची बात यह है कि अपनी इस आदत से कई बार मुसीबतों का शिकार हो गई हूँ। बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात पेश आए हैं। खुद महाराज यशवंत राय के बड़े अच्छे दोस्त, जो सचमुच बुरे आदमी नहीं थे, इस फेर में पड़ गए। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया बुझाया और जब वो ज़्यादा ही पागल होने लगे तो फिर अपनी जहनी कुव्वत से काम लेकर उनका ब्रेन वॉश करना पड़ा। ये आदत है मुझे, इसका मुझे एतराफ़ है। लेकिन आकिल रफ़ीक, फिर वही बात कहूँगी कि हिंदुस्तानी हूँ। पति से ज़्यादा किसी को नहीं समझा आज तक, और अगर ऐसा ना होता तो कभी इस चक्कर में ना पड़ती। पता नहीं वो पापी औरत कौन है। वैसे आकिल रफ़ीक, ये कमज़ोरी नहीं है हमारी क्या? इतनी बड़ी कुव्वत रखते हैं हम, लेकिन इन बदरूहों का मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ होना चाहिए था उनके मुकाबले के लिए, मगर वास्ते कहाँ पड़ते हैं। मैंने हंसकर कहा, यह भी तो सिर्फ तुमने सोचा है रचना कौर कि वो बदरू है। हो सकता है वो कोई और खूबसूरत औरत हो, थोड़ा बहुत इल्म जानती हो। मैंने भी यही सोचा है, मगर मैं तो उसे बदरू ही कहूँगी ना। रकाबत में मैंने सवाल किया, तो और क्या? मेरे पति पर कब्जा जमा बैठी है ससरी, और वो महाराज यशवंत राय, उन्हें तो बस मैं क्या कहूँ। इब्तदाई दौर में जब यशवंत राय ने किल पुर्जे निकाले थे तो क्या वो तुमसे प्रेम करते थे? मैंने सवाल किया। क्यों नहीं, बहुत प्रेम करते थे वो, मगर मर्दों के बारे में सच्ची बात है मेरा तजुर्बा तो कुछ अच्छा नहीं रहा। अपनी बात ना करना, तुमने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, मगर ये सब कुछ ज़रूरत की बातें हैं। अब ये बताओ, करोगे क्या? तुम्हारा वहाँ मुस्तकिल आना जाना है, कोई रोक टोक भी नहीं है। जब से राय साहब ने वहाँ रहना शुरू किया है जाती रहती हूँ। बहुत से मामलात में उनकी मदद की ज़रूरत पेश आती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं कृष्णा कली तक पहुँचूँ तो कैसे? मैं तुम्हें साथ ले जा सकती हूँ क्या कहकर मैंने सवाल किया। ये सोच लेंगे। अगर मैं अपने तौर पर उससे मिलता तो शायद वो मुझे दुश्मनों में ना तस्वुर करती, मगर यह अब मुमकिन नहीं हो सकता। अगर मुझे सारी सूरत हाल मालूम होती तो मैं तुमसे दूर रहता। हो सकता है यहाँ कुछ लोग यशवंत राय के मुखबर हों और उसे यहाँ की खबरें देते रहते हों। दूर दूर तक ऐसा कोई नज़र नहीं आता, मगर हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? चलो ये छोड़ो। वैसे भी मैं धर्म नगरी आने के बाद तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। मैं तो वहीं तुमसे मुतासिर हो गई थी और कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम मुझे याद आते थे। किस हैसियत से? क्या संसार में दोस्त नहीं होते? कितने शबलीसों से मिल चुकी हो अब तक? कई से। क्या सबसे दोस्ती हुई? नहीं। क्यों? बस मन की बात है, उसने कहा और बेख्तियार मुस्कुरा दी। पुरख्याल निगाहों से मुझे देखती रही।
फिर उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात पैदा हो गए। फिर वो संजीदा हो गई और उसने कहा, आकिल रफ़ीक, एक बात कहूँ? कहो। भगवान की सौगंध, तुम बहुत सुंदर हो, भरपूर जवानी के मालिक। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुमसे ये ना पूछूंगी कि अपनी इस हसीन जवानी से तुमने क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं, मगर अपने मन की बात ज़रूर कहूँगी कि कोई भी हसीन से हसीन लड़की तुम्हें देखकर मुतासिर हो सकती है। मैं एक ख़तरा मोल लेना चाहती हूँ। अभी अभी एक बात मेरे मन में आई है। तारीफ़ों का शुक्रिया। ख़तरा क्या है? मैंने सवाल किया। तुम्हारी इस सुंदरता से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए? खैर, तुम कह रही हो इसलिए तस्लीम किए लेता हूँ कि मैं हसीन हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या उठाया जा सकता है? दूर की बात सोच रही हूँ, बहुत दूर की। मन डर रहा है कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, मगर अंदर से आवाज़ उभर रही है कि ये सब कुछ तो करना होगा, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मगर क्या? तुम्हें साथ लेकर कृष्णा कली के महल जाऊंगी। यशवंत राय महाराज से तुम्हारा तारुफ अपने मेहमान दोस्त की हैसियत से कराऊंगी। तुमसे लगावट की बातें करूंगी। इससे दो काम हो सकते हैं। क्या? मैंने सवाल किया। हो सकता है महाराज यशवंत राय की मर्दानगी जाग उठे और वो इस तरह मुझे तुम्हारी तरफ माइल देखकर मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। और दूसरी बात जो मेरे मन में आई है वो भी बड़ी मजबूत है। वो क्या? कृष्णा कली छोटी उम्र की है, अंदर से वो जो कुछ है वो भगवान ही जानता है, मगर ये बात साफ जाहिर है कि महाराज यशवंत राय में ऐसी कोई खूबी नहीं सिवाय उनकी दौलत के और उनकी हैसियत के कि कोई ऐसी सुंदर लड़की उनकी जानिब मुतवज्जा हो जाए। और फिर कृष्णा कली की सारी शख्सियत सामने भी आ चुकी है। यशवंत राय आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तमाम दौलत दे रहे हैं, और अगर इसी अंदाज में देते रहे तो एक दिन वो आ जाएगा कि शायद ये महल भी मेरे पास ना हो। मुझे इसकी चिंता नहीं है। भगवान ने मेरे माता पिता को भी बहुत कुछ दिया है, मैं उनके पास गुजारा कर सकती हूँ। हाँ, यशवंत राय अगर ठीक हो जाएं तो फिर मुझे और कोई चिंता नहीं है। कहना ये चाहती थी मैं कि कृष्णा कली दौलत परस्त है और तुम इतने सुंदर कि कोई भी तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हो सकता है। फिर कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी मैं कि उसके दिल में एक हसद पैदा हो जाएगा। मैं समझती हूँ इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। बेशक ये खेल खतरनाक है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन मैं इसे आखिरी खेल का नाम देती हूँ। महाराज यशवंत राय अगर इसके बाद भी बाज ना आए तो फिर मेरा उनके साथ रहना क्या मायने रखता है। बहुत अरसे से इस आग में जल रही हूँ आकिल रफ़ीक, और अब इसे बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो गया है। आखिरी दाव लगाकर नतीजा चख लूँ। क्या तुम मेरी इस बात से इख्तलाफ करोगे? मैं सोच में डूब गया। जो कुछ वो कह रही थी उसे अच्छी तरह समझ गया था। वाकई नताइज तो निकल सकते थे, लेकिन खतरे की जो बात उसने कही थी वो अपनी जगह मुस्तहकम हैसियत रखती थी। खैर, मुझे अपनी ज़ात की तो कोई फिक्र नहीं थी। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन ये हो सकता था कि यशवंत राय रचना कौर को बिल्कुल छोड़ दे। कुछ देर के बाद मैंने उससे कहा, कुछ और गौर किया रचना कौर जी? क्या? जो बात सोची है उसी पर अमल करोगी या इसमें कोई तब्दीली मुमकिन है? अगर तुम खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर मजबूरी है, वरना मैं समझती हूँ कि ये काम हर लिहाज से मुमकिन है। खैर, मैं तुम्हारे लिए हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्र मत करो। तो फिर ठीक है, कब मिला रही हो मुझे महाराज यशवंत राय से? कल शाम को 4 बजे। रानी रचना कौर दूसरे दिन कोई 2:30 बजे के करीब आ गई। खाना वगैरह खाकर आराम कर रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर आ गई। मैंने उसका चेहरा देखा। आंखों में हल्की हल्की गुलाबी परछाइयाँ नजर आ रही थीं। चेहरे के खदोखाल भी अजीब से हो रहे थे। अनोखी शबलीस थी वो। मुझे कभी ख्वाब में भी ये ख्याल ना आता कि जिस औरत को स्पेन में देखकर मैं मुतासिर हुआ था, कभी इस तरह उसकी कुर्बत हासिल हो जाएगी। लेकिन उसने अनोखे अंदाज में सारा ख्याल ही बदल दिया था। उसने कहा, आराम कर रहे हो? नहीं, कोई ख़ास नहीं। तो फिर तैयार हो जाओ, अभी तो 2:30 बजे हैं। मैं तुम्हें सजाऊंगी, संवारूंगी ताकि। ओहो, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। हाँ है, मैंने इसके हर पहलू पर गौर कर लिया है। हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या इरादे हैं? तुम्हारी अलमारी खोलने की इजाज़त लेती हूँ। इजाज़त है, मैंने जवाब दिया और वो मेरे कपड़ों की अलमारी की जानिब बढ़ गई। बेशक बेशुमार सूट थे, एक से एक कीमती और एक से एक कीमती तराज का। उसने मेरे लिए एक बहुत ही कीमती सूट निकाला जो खुद मुझे भी पसंद था। उससे मुतल्लिक बाकी लवाजमात भी निकाले और फिर किसी माहिर मशाता की तरह मेरा बनाव सिंगार करने लगी। औरत थी, औरत की तमाम पसंद उसने मेरे वजूद में उभार दी। बाल भी उसने मेरे अपने हाथ से संवारे और उसके जिस्म की कुर्बत, उसके बदन से उठने वाली भीनी भीनी खुशबू और उसके गुदाज बदन के बहुत से लम्स मेरे वजूद को सरासीमा कर रहे थे। लेकिन मैं गैर म्यारी इंसान नहीं था। चुनाचे म्यार से गिरा हुआ कोई ऐसा अमल नहीं किया जो मेरे और उसके दरमियानी रास्ते को दागदार कर दे। फिर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर मुझे देखा, होंठ दबाकर मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली,
पागल कर देने की कुव्वत रखते हो। भगवान की सौगंध झूठ नहीं बोल रही। अरे देखो 3:20 हो गए। अब थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। रचना कौर की कार में उसके साथ जाते हुए मैंने कहा, सच्ची बात यह है कि इस वक्त तुम अपने सुहाग के बचाव के लिए जा रही हो और मैं तुम्हारे मददगार की हैसियत से। लेकिन जो हुस्न इस वक्त तुम पर सज रहा है उसे देखते हुए मेरा दिल चाहता है कि इस गाड़ी को मैं ड्राइव करूं और कम से कम इतनी दूर लेकर निकल जाऊं धर्मनगरी से जहां तक पेट्रोल ना खत्म हो जाए। वो कहकर हल्काकर हंस पड़ी। उसने कहा, यशवंत राय जी, जब से मुझसे दूर हुए हैं मैंने बनना संवरना छोड़ दिया है। आज जब वो मुझे इस रूप में देखेंगे तो ये ज़रूर सोचेंगे कि वो कौन है जिसके लिए मैंने अपने आप को फिर से जिंदा कर लिया। ज़बरदस्त खतरा है तुम्हें। सुहाग बचाने की कोशिश में सुहाग गवा ही ना बैठना। आखिर तक कोशिश करूंगी। आखिर तक बात ना बन सकी तो फिर हमेशा के लिए अपने मन से यशवंत राय को खुरच कर फेंक दूंगी। इंसान हूँ, औरत हूँ, मशरकी हूँ, ये 3 बातें काफ़ी हैं। हाँ, मगर तुम अपने आप को संभाले रखना आकिल रफ़ीक। ये ना सोचना कि मैं अपने मकसद के लिए तो तुम्हें भट्टी में झोंक रही हूँ। मेरी तो फिक्र ही मत करो। जाहिर है इवन कार्लोस का ये मिशन है कि दुनिया से बुराई ख़त्म की जाए, तो ये भी एक बुराई है जिसे ख़त्म करने के लिए मैं अमल कर रहा हूँ। वो खामोश हो गई। खुद कार ड्राइव कर रही थी। बालों की एक लट बार बार उसके रुखसारों पर झूल जाती और मेरा दिल चाह रहा था कि ये लट मैं अपने हाथों से संवार दूं। लेकिन वही बात मेरे जहन में आती थी कि कहीं वो मेरी जानिब से गलत फहमियों का शिकार ना हो जाए। बिल आखिर एक इंतहाई खूबसूरत मकान का बैरूनी हिस्सा नजर आया। सामने संगमरमर के नकूश नुमाया थे और बाहर ही से देखने से अंदाजा होता था कि इमारत कितनी खूबसूरत है। वैसे भी धर्मनगरी को दिन की रोशनी में पहली बार देखा था। बिलाशुबा एक हसीन आबादी थी। बस वो लम्हात मैंने महल से बाहर गुजारे थे जब महल तक पहुंचा था। उसके बाद आज इस छोटे से खूबसूरत शहर को देख रहा था। इमारत के सामने चौकीदार मौजूद था। रचना कौर की कार को फौरन ही अंदर जाने का रास्ता दे दिया गया। अंदर के मनाजिर भी बहुत हसीन थे। दोनों सिमत बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए थे जिनके किनारे हसीन संगमरमर के बुत इस्तादा किए गए थे। कदीम व जदीद का ऐसा हसीन इम्तजाज इससे पहले कम ही देखने में आया था। यशवंत राय की जहनी कैफियत का अंदाज़ा इस इमारत को देखकर भी हो जाता था कि वो अपने दिल में कृष्णा कली के लिए क्या हैसियत रखता है। जब कार के दोनों हिस्सों से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए तभी मैंने कृष्णा कली और यशवंत राय को देख लिया। पहले नज़र नहीं आए थे, लेकिन अब जो नज़र पड़ी तो हमने उन्हें बाहर के लॉन के उस आखिरी हिस्से में देखा जहां बैठने के लिए नशिस्तें बनी हुई थीं। चाय के बर्तन उनके सामने थे और वो लोग हमारी ही जानिब निगरां थे। मैंने दूर ही से कृष्णा कली और यशवंत राय को देखा। कृष्णा कली को देखकर दिल की कैफियत में मद्दोजज़र पैदा हुए बगैर नहीं रह सकता था। बेशक अगर उसका ये हुस्न असली था और इसमें कोई मसनूई चीज़ नहीं थी तो हम उसे दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक कह सकते थे। इतने खूबसूरत नकूश, इतनी खूबसूरत जसामत, इस कदर जाज़िबे निगाह कि एक बार देखो और बार बार देखते रहो। यशवंत राय खड़ा हो गया। दरमियानी उम्र का और अच्छी शख्सियत का मालिक था। कनपटियों के बाल सफ़ेद हो गए थे। बहुत उम्दा बारीक मलमल की धोती और कुर्ते में मलबूस। गले में सोने का एक लॉकेट पड़ा हुआ नजर आ रहा था। शख्सियत उसकी भी बुरी नहीं थी। ये दूसरी बात है कि उम्र अच्छी खासी हो गई थी। उम्र तो खैर रचना कौर की भी कम नहीं थी, लेकिन वो अब भी बहुत दिलकश लगती थी और शख्सियत यशवंत राय की भी काबिल दीद थी। रचना कौर ने आहिस्ता से कहा, चलो उसी तरफ चलते हैं। हम घास के छोटे से मैदान को अबूर करके उनके करीब पहुंच गए। मैंने गर्दन खम करके यशवंत राय को ताज़ीम दी। कृष्णा कली अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी और यशवंत राय की निगाहें कई बार रचना कौर की तरफ उठ चुकी थीं। उसने कहा, आओ रचना, ये किसको साथ लाई हो? कौन है ये? मेरे दोस्त हैं, बैरून मुल्क से आए हैं, स्पेन से। स्पेनिश हैं? उसने सवाल किया। नहीं, पाकिस्तानी, रचना कौर ने जवाब दिया। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर आकिल रफ़ीक, मैंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। उसने मुझसे पुरजोश मुसाफिया करके कृष्णा कली की तरफ इशारा किया और बोला, ये कृष्णा कली हैं, अपने नाम की मानिंद। मैंने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। यह पहला मौका था कि मैंने उसकी आंखों में झांका, लेकिन कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे कृष्णा कली को मेरे आम लोगों से मुख्तलिफ होने का एहसास हो। पहला तासुर उस पर गलत नहीं डालना चाहता था। यशवंत राय बोला, अब यहाँ बैठना तो बेकार है रचना, आओ अंदर चलें। कहिए आकिल साहब, यहाँ खुली हवा में बैठना पसंद करेंगे या अंदरूनी हिस्से की जानिब चलेंगे? ये आपका घर है। रचना जी मुझे मेहमान बनाकर यहाँ लाई हैं। फैसला मेज़बानों को करना होता है। यहीं कुर्सियाँ मंगवाई लेते हैं, मुआफ़ कीजिएगा।
आकिल साहब, खुली जगह अंदर से बेहतर होती है, क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या हर्ज है, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर में 3-4 मुलाजिम दौड़े दौड़े आए। उन्होंने उम्दा किस्म की मेज़ें और हसीन कुर्सियां चारों तरफ बिछा दी। कृष्णा कली ने कहा, आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कोई ठंडी चीज़? चाय, मैंने जवाब दिया। और कृष्णा कली ने एक मुलाजिम की जानिब इशारा किया। वो गर्दन झुकाकर वापस लौट गया। उसने हंसते हुए कहा, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो तकल्लुफ़ के बगैर अपनी ज़रूरत का इजहार कर दें। मैंने गहरी निगाहों से कृष्णा कली को देखा और हंसते हुए कहा, बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत का इजहार इंसान के लिए मुसीबत भी बन जाता है कृष्णा जी। जवाब में वो हंस पड़ी। यशवंत राय ने अलबत्ता संजीदा निगाहों ही से मुझे देखा और एक लम्हे में मुझे एहसास हो गया कि उसे मेरी ये तेज़ी तरारी पसंद नहीं आ रही। कृष्णा कली ने कहा, खैर ऐसा होता तो बहुत कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं होता। वैसे आकिल जी, आप स्पेन में रहते हैं, हालांकि आपका वतन तो दूसरा है। मैं आवारा गर्द हूँ कृष्णा जी, यानी हर जगह रहते हैं, यही समझ लीजिए। करते क्या हैं आप? यशवंत राय ने पूछा। कारोबार। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मेरा कारोबार फैला हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक से अशिया हासिल करके दूसरे ममालिक में उन्हें फ़रोख्त करता हूँ, ये मेरा कारोबार है। तब तो आप बहुत दौलतमंद आदमी होंगे। दौलत ज़रूरतें पूरी करती है। अब अगर इंसान यही सोचने बैठ जाए कि उसकी दौलत कितनी है, तो आप खुद सोचिए राय साहब कि ज़िंदगी और खुसूसन जवानी का कितना बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। मैंने अपनी दौलत का हिसाब किताब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैले हुए अपने कारिंदों के सपुर्द कर दिया है और ख़ुद आराम से जीता हूँ। रचना कौर से आपकी मुलाकात किस सिलसिले में हुई? यशवंत राय का लहजा चुभता हुआ था। कोई सिलसिला नहीं था, बस एक आला दर्जे के होटल में हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मशरिक दोनों में मौजूद था, चुनाचे दूसरों से ज़्यादा करीब आ गई। इसके बाद मेरा दोबारा दिल रचना जी से मिलने को चाहा तो मैं उन्हें तलाश करता हुआ धर्म नगरी पहुँच गया। यहाँ कब तक क़याम का इरादा है, ये बात मैंने मेज़बान पर छोड़ दी है। अगर वो कहेंगी तो ज़िंदगी यहीं गुजार दूंगा। रचना कौर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सरासीमगी के आसार फैल गए। उसने अजीब सी नज़रों से यशवंत राय को देखा और खुश होंठों पर जुबान फेर कर रह गई। फिर उसने कुछ बोलना ज़रूरी समझा और कहने लगी, बहरहाल यशवंत, आकिल रफ़ीक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम तो महल नहीं आए, मैं इन्हें खुद ही तुमसे मिलाने ले आई। महल से आए हुए मुझे हफ्ते तो नहीं गुजर गए, ये भी तो अभी 2 दिन पहले ही आए हैं और तुम 2 दिन के बाद इन्हें मुझसे मिलाने लाई हो। हाँ, तुम्हारा इंतज़ार करती रही कि शायद तुम वापस आ जाओ। बाज़ लोग इस कदर पुरकशिश शख्सियत रखते हैं, राय जी के इंसान उन्हीं में खो जाता है और उसका मन कहीं आने जाने को नहीं चाहता। ये तो रचना जी की मेहरबानी है कि हमें इतने अच्छे आदमी से मिलाने ले आई। रचना कौर ने एकदम अपने आप को संभाल लिया और कहने लगी, हाँ, मैंने सोचा कि कृष्णा जी भी आकिल रफ़ीक से मिलकर खुश होंगी। रचना कौर ने अब अपने अंदाज में तब्दीली पैदा करनी शुरू कर दी। शौहर परस्ती शायद इस एहसास के साथ रुखसत हो गई थी कि शौहर भी तो दिलदार नहीं है, बल्कि एक दूसरी आगोश में बैठा हुआ है। सोचने वाले भी तो सोच सकते हैं कि रचना कौर यशवंत राय की बीवी है और यशवंत राय से मुलाकात करने के लिए कृष्णा कली के पास आना पड़ता है। मैंने इस सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया। यशवंत राय कहने लगे, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। यहाँ क्या इरादा है आपका? हिंदुस्तान सिर्फ रचना कौर ही से मिलने के लिए आया हूँ। जब तक यहाँ जी लगा इनके साथ रहूँगा और उसके बाद कहाँ जाऊँगा ये फैसला तो जाते वक्त ही करूँगा। यशवंत राय ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर रचना कौर से कहने लगा, बाहर की क्या कैफियत है? सारे लोग आ रहे हैं हिसाब किताब देने के लिए, या मेज़बानी के चक्कर में पड़कर तुमने उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम जारी है। मुलाजमों ने मेज़ पर सारा सामान सजा दिया और यशवंत राय को इतला दी कि उनका टेलीफोन आया है। यशवंत राय के चेहरे पर एक लम्हे के लिए झिझक के आसार पैदा हुए, फिर वो उठ गया। उसने एक नज़र रचना कौर पर डाली और तेज तेज कदमों से अंदर की जानिब चल पड़ा। रचना कौर के चेहरे पर एकदम ताजगी आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, यहाँ जो बातें हो रही हैं आकिल जी, उन पर गौर न करना। पति और पत्नी के मामलात ऐसे ही होते हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आते। मेरा मतलब है किसी गैर की समझ में। हालांकि आप मेरे लिए गैर नहीं हैं, लेकिन राय साहब के लिए तो गैर है ना। कृष्णा कली ने चौंक कर हम दोनों को देखा, देखती रही, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। रचना कौर खुद उसकी जाने मुतवज्जा हुई। कहिए कृष्णा जी, हमारे आकिल जी पसंद आए आपको? बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं ये, लेकिन ये तुम्हारे कैसे हो गए? कोई भी चीज़ हमारी ना रहने दोगी कृष्णा कली? रचना कौर ने कहा और कृष्णा कली के चेहरे पर एक लम्हे के लिए बौखलाहट के आसार नजर आए। फिर वो बोली, नहीं नहीं भाई, सब तुम्हारा है, हम बीच में टांग अड़ाने वाले कौन? हाँ, मैंने सोचा कि शायद हमारे दोस्त को भी तुम हमसे छीन लो। हालांकि ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं भला तुम्हारे दोस्त को तुमसे क्यों छीनने लगी? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आकिल जी बहुत सुंदर हैं।
रचना कौर ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे मसलते हुए बोली, आकिल जी क्या हैं, ये तुम मुझसे पूछो। दूर से यशवंत राय आता हुआ नजर आया तो रचना कौर जल्दी से मेरा हाथ छोड़कर बर्तनों की जानिब मुतवज्जा हो गई। उसने चाय बनाई, साथ में बहुत से लवाजमात लाए गए थे। उसकी प्लेट मेरे सामने रखी और फिर यशवंत राय की तरफ देखने लगी। किसका फोन था? एक मौसूफ का, कोई खास बात नहीं है। चाय पियोगे ना? रचना कौर ने पूछा। हाँ, यशवंत राय बोला। उसके चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। चाय के दौरान रचना ने कहा, घर कब आओगे? क्यों, जल्दी है क्या? आओगे नहीं? आ जाऊंगा, तुम्हारी मसरूफियत तो चल रही है ना। हाँ, जाहिर है, तुम्हें कौन मजबूर करेगा। वैसे कोई और ख़ास बात हो तो मुझे बता दो। किसी से कुछ कहना हो, किसी के लिए कोई हुक्म हो, मैं खुद बात कर लूँगा जिससे बात करना होगी, यशवंत राय बोला। और इसके बाद चाय का दौर खामोशी से चलता रहा। रचना कौर ने यशवंत राय की गैर मौजूदगी से जो फ़ायदा उठाया था उसका कोई जवाब नहीं था, और इसका नतीजा एक तरफ कृष्णा कली के चेहरे पर नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ यशवंत राय भी पूरी तरह संजीदा था। बाद में उसने हंसते हुए कहा, बहरहाल आकिल रफ़ीक जी, जिस तरह आदाबे मेज़बानी होते हैं उसी तरह आदाबे मेहमानी भी। वैसे आप किसी दिन यहाँ भी थोड़ा वक्त गुजारें। कृष्णा कली भी मेरी दोस्त हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं, और इनसे तन्हाई में मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। तन्हाई में? मैंने जुमले को फ़ौरन ही लपक लिया। मेरा मतलब है कि उस बार जब आप आएँ तो तन्हा ही आएँ, यानी रचना जी को साथ न लाऊं। रचना को महल में बहुत से काम देखना होते हैं। ओहो, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन वगैरह के मामले में कम ही तवज्जो देते हैं। ये हमारे ज़ाती मामलात हैं। हो सकता है रचना आपकी इतनी गहरी दोस्त हो, लेकिन मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई है, और अच्छे लोग पहली मुलाकात में एक दूसरे के ज़ाती मामलात को नहीं कुरीदते। क्या आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं? पूरा पूरा, मैंने कहा। वापसी में रचना कौर बहुत संजीदा थी। कार ड्राइव कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है रचना जी, सहमी हुई हैं कुछ? डर तो लग रहा है ना? वैसे तुमने कुछ महसूस किया कि रफ़ीक? एक तरफ यशवंत राय जी काफ़ी संजीदा हो गए थे तो दूसरी तरफ कृष्णा कली के दिल पर भी घाव लगा दिया है मैंने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। कोई और अंदाज़ा लगाया तुमने? मसलन उनके जहनों में झांका? ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? पहली मुलाकात में अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता, यही मेरे और तुम्हारे हक़ में बेहतर है। हाँ, मैं समझती हूँ। और वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ उस औरत के बारे में अंदाज़ा लगाया तुमने? सिवाय इसके कि बहुत खूबसूरत है। कहीं तुम भी उसके जाल में फंस मत जाना, तुम्हारे लिए तो फ़ायदेमंद ही होगा। क्यों? अगर मैं भी उसके जाल में फंस गया तो जाहिर है वो यशवंत राय को छोड़ देगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तुम्हें भी तो नहीं खोना चाहती, रचना कौर ने अजीब से लहजे में कहा, और मैंने एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया। रचना जी, आपकी फितरत में किसी को बेवकूफ़ बनाने की आदत भी शामिल है। भगवान की सौगंध, मैंने सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से बात की थी। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मुआफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। बहरहाल तुम मेरी मदद कर रही हो, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो जीवन भर दुआएं दूंगी। तुमने देखा यशवंत राय की जवानी मेरे साथ दुगनी है, वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, अब भी उतना ही दिलकश है जितना जवानी में था। फिर मेरा पति है वो। सॉरी आकिल रफ़ीक, तुम भी क्या सोचते होगे अपने दिल में? नहीं रचना, ऐसी बात नहीं है। इंसान हूँ मैं भी, और इंसानियत के म्यार से गिरा हुआ नहीं हूँ। चुनाचे एक शादीशुदा औरत के बारे में कुछ सोचना मैं समझता हूँ मेरे लिए मुमकिन ही नहीं। थैंक यू वेरी मच, रचना कौर ने जवाब दिया और कार महल में दाखिल हो गई। बाकी वक्त उन दोनों के बारे में गुफ्तगू करते हुए गुजरा। मैंने रचना कौर से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कृष्णा कली यशवंत राय को उन लम्हात की बात बताएगी जिन लम्हात में तुमने मेरे बारे में बात की थी? ज़रूर बताएगी, मुझे यकीन है। रद्द अमल क्या होगा, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, रचना कौर ने जवाब दिया। रात को तन्हाई में मैं उन वाक़यात के बारे में गौर करता रहा। अजीबोगरीब केस था, लेकिन कृष्णा कली दर हकीकत खूबसूरती में बेमिसाल थी। वैसे तो यशवंत राय भी एक शानदार आदमी था, लेकिन कृष्णा कली के बारे में जो तफसीलात रचना कौर ने बताई थीं वो काबिल गौर थीं। मैंने दर हकीकत एक बार भी इस पर ज़हनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन औरत पुरस्रार मालूम होती थी। बहरहाल मैं उसका जायज़ा लिए बगैर तो नहीं रह सकता। रचना कौर, कृष्णा कली, यशवंत राय मेरे जहन में गुडमुड होते रहे। रात का कोई 1:30 बजा था। गनूदगी तारी हो चुकी थी कि अचानक किसी आहट से आंख खुल गई। चौंक कर इधर उधर देखा, मध्यम बल्ब जल रहा था, दरवाज़ा खुला था। अकबी खिड़की भी सर्द हवा के झोंकों की वजह से बंद कर दी गई थी, लेकिन वो पर्दा उड़ रहा था जो खिड़की के ऊपर पड़ा हुआ था। मैंने हैरानी से उड़ते हुए पर्दे को देखा। क्या खिड़की किसी वजह से खुल गई? मैंने सोचा और खिड़की के करीब पहुंच गया। खिड़की का एक पट खुला हुआ था। चिड़खनी वगैरह देखी जो खिड़की को बंद रखती थी, खुली हुई थी। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। खिड़की बंद की, पर्दा बराबर किया।
और उसके बाद वापस पलटा ही था कि थोड़े फासले पर एक डेकोरेशन पीस जो गुलदान की शक्ल में था और सागवान की लकड़ी की तपाई पर रखा हुआ था नीचे गिर पड़ा। मैंने हैरान निगाहों से उधर देखा। अब तो हवा का कोई झोंका भी नहीं था। फिर एक तेज खुशबू मेरी नाक में सरायत कर गई। ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई मेरे करीब से गुजर गया हो। मेरे अंदर एक अजीब सा हैजान पैदा हो गया। कोई अनोखी बात महसूस हो रही थी। अपनी मसहरी पर आ बैठा। पूरा कमरा मेरी निगाहों के सामने था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां कोई छुप जाए। फिर यह सब कुछ क्या है? खुशबू अब भी कमरे में फैली हुई थी और जाहिर हो रहा था किसी जगह से उठ रही है। गुलदान तपाई से कैसे नीचे गिरा? कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा। गुलदान उठाकर वापस तपाई पर रखा और कमरे का एक चक्कर लगाकर वापस मसहरी पर आ गया। नीम दराज होकर मैं कमरे के माहौल पर नज़र दौड़ाने लगा, लेकिन कोई चीज़ होती तो नजर आती। अलबत्ता वो खुशबू जो पहले यहाँ मौजूद नहीं थी कमरे में अब भी फैली हुई थी। बहुत देर तक इस बात पर जहन दौड़ाता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया तो लानत भेजकर करवट बदली और लाहौल पढ़कर गहरी नींद सो गया। लेकिन सुबह को उस वक्त जहन को शदीद झटका लगा था जब खिड़की पर से पर्दा हटा हुआ था और वही पट दोबारा खुला हुआ। एक बार फिर चिटखनी वगैरह का जायजा लिया। उसे लगाकर पूरी तरह धकेल धकेल कर देखा, लेकिन चिटखनी किसी के हाथों की मदद के बगैर नहीं खुल सकती थी। यकीनन कोई उसे खोलने वाला ज़रूर था। मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात का मस्कन बना रहा। वो खुशबू भी अब कमरे में मौजूद नहीं थी जो रात को बहुत तेज़ आ रही थी। न जाने क्या क्या सोचा था मैंने। दिल में खौफ का तो कोई तसव्वुर नहीं था, अलबत्ता हैरानी बेशक थी। लेकिन ये बात भी जानता था कि शबलीस होना एक अलग चीज़ है और माफूकुल फितरत कुव्वतों का वजूद एक मुख्तलिफ चीज़, और किसी शबलीस के कब्ज़े में कोई माफूकुल फितरत कुव्वत आसानी से नहीं आ सकती। ताहम रचना कौर से इसका तज़किरा ना करने का फ़ैसला किया और बाथरूम की जानिब चल पड़ा। नहा धोकर लिबास तब्दील किया तो रचना कौर का बुलावा मौजूद था और उसने नाश्ते के लिए तलब किया था। मैंने अपने चेहरे पर खुशगवार तासुरात पैदा किए और नाश्ते के कमरे में पहुंच गया। लेकिन रचना कौर को देखकर जहन को एक झटका सा लगा। आज वो इतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। लिबास भी ज़रा बेतरतीब सा था, बाल उलझे हुए और आंखें सोच में डूबी हुई। ताहम उसने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कुर्सी घसीटी और बैठ गया। वह बगौर मेरा चेहरा देख रही थी। फिर उसने नाश्ते की प्लेटें मेरे सामने सिरका कर कहा, तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है आकिल रफ़ीक। हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने गैर मुतवक्का जवाब दिया, जिस पर उसने चौंक कर मुझे देखा और एक ठंडी सांस लेकर नाश्ते की मेज़ की जानिब मुतवज्जा हो गई। बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे दूसरों से मुनफरिद करे। मैं तो बिला वजह ही शबलीस हूँ, सब कुछ हूँ मगर मुकम्मल मशरकी। सारी रात नींद नहीं आई, इतनी परेशान रही हूँ कि बता नहीं सकती तुम्हें। क्यों? मैंने पुरसुकून अंदाज में नाश्ता करते हुए पूछा। वो गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने कहा, बस ये सोचती रही हूँ कि यशवंत राय पर क्या गुजरी होगी। मैंने निगाहें उठाकर उसे देखा और कहा, आप बिलाशुबा एक अच्छी खातून हैं, एक अजीम खातून। रचना कौर जी, आपने मेरे दिल में एक नया मुकाम हासिल किया है। हालांकि इस बात पर मेरे जहन में झुंझलाहट तारी हो जानी चाहिए थी। एक ऐसा शख्स जो आपके सामने अलल ऐलान एक औरत के जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। जो जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं वो उस पर भी आयद होती हैं, मगर वो मर्द है। और हाँ, और ये मशरिक, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल यही बात है। अच्छा खैर छोड़ो, अब ये बताओ इस सिलसिले में क्या करोगे। देखो, मैं तुमसे ये सवालात इसलिए कर लिया करती हूँ कि तुमने मुझसे खुले अल्फाज में कहा है कि तुम मेरी मदद के लिए आए हो। मैं तो ये समझती हूँ कि इवन कार्लोस ने जिस तरह शबलीसों को इकट्ठा किया है और उनसे काम लेना चाहता है, तो क्या मैं उसके किसी काम आ सकूंगी? ये फैसला इवन कार्लोस ही करेगा। तो मैं तुमसे पूछ रही थी कि अब तुम्हारा क्या इरादा है। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में तुमने क्या अंदाज़ा लगाया? इसमें कोई शक नहीं है कि नौउम्र है, खूबसूरत है, लेकिन निहायत पुरस्रार। मैंने जवाब दिया, वो तो है, मगर क्या उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात है? जैसा कि तुमने कहा रचना कौर जी कि उसके जहन में झांकने की कोशिश में तुम नाकाम रही। मैंने तो खैर अभी ये कोशिश ही नहीं की। मैं समझती हूँ ये मकसद नहीं है मेरा, बस चेहरे मेहरे की बात कर रही हूँ। शातिर औरत है, बहुत शातिर। तो फिर अब तुम क्या करोगे? देखूंगा क्या कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया और वो खामोश हो गई। फिर उसने कहा, मुझे दरअसल यशवंत राय जी का इंतज़ार है। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आए और मुझ पर बरस पड़े। देखो, एक बात मैं तुमसे कह देती हूँ आकिल रफ़ीक, हो सकता है यशवंत राय तुम्हारे यहाँ रहने पर एतराज़ करें, कोई ऐसा सख्त सलूक करें मेरे साथ जिसका एहसास तुम्हें भी हो। मुझे छोड़ना नहीं, ये समझ लेना कि मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है।
मैं बगावत तो नहीं करना चाहती, लेकिन इस मसले का हल ज़रूर चाहती हूँ। मैं तो लड़ूंगी तुम्हारे लिए, लेकिन अगर कोई बात बराह रास्त तुम तक पहुँच जाए तो भगवान के लिए उसे मेरा मसला समझकर नज़रअंदाज कर देना कि इस वक्त मैं मुश्किल में हूँ। मतलब यह है तुम्हारा कि अगर यशवंत राय जी मुझे गर्दन से पकड़कर यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो मैं जाने से इनकार कर दूँ? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं उनकी फितरत से वाकिफ़ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये शुबा होने के बाद कि मैं तुम्हारी जाने माइल हूँ, जैसा कि हमने कृष्णा कली के सामने इजहार किया, वह मुझसे बदजन हो सकती हैं और मुझसे ही कुछ कह सुन सकती हैं। तुम तक वो कभी नहीं पहुँचेंगे। अच्छा ठीक है रचना जी, कुछ और मालूमात भी मुझे फराहम कीजिए। पूछो। जाहिर है महाराज यशवंत राय एक औरत के जाल में फंसे हुए हैं। आपने उनकी हर तरह से खोज तो की होगी। पहले भी बता चुकी हूँ तुम्हें इस बारे में। उनके दिन भर के मशागिल क्या होते हैं समझ गई, और इसके लिए तुम्हारी रहनुमाई भी कर सकती हूँ। धर्मनगरी के मशरकी हिस्से में आबादी से थोड़ा आगे जाने के बाद सोनागरी है। सोनागरी एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है और उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहाँ आबशार है, लेकिन वो हमारा इलाका है। आम लोगों को हम वहाँ नहीं जाने देते। मेरा मतलब है कि वहाँ आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, ताकि उस इलाके की खूबसूरती पर असर ना पड़े और लोग उसे गंदा ना कर सकें। आबशार गिरता है और उसके पानी से नदी बनती है, दूर तक चली जाती है। यशवंत राय जी इब्तदा में मेरे साथ ही उस आबशार पर जाया करते थे। वो जगह उन्हें बेहद पसंद है। हम वहाँ बादलों भरी शामें गुजारा करते थे, या अगर बादल कभी सुबह ही से आ जाते तो यशवंत राय जी का दिलचस्प मशगला यही होता कि वो सीधे सोनागरी पहुँच जाते। लेकिन अब भी वो वहाँ जाते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं, कृष्णा कली के साथ। मेरा ख्याल है आज भी अगर तुम दोपहर को वहाँ पहुँच जाओ तो यशवंत राय और कृष्णा कली तुम्हें आबशार के किनारे मिलेंगे। मैं चौंक पड़ा। ये सब कुछ तो मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। मैंने कहा, मगर तुम तो कहती हो कि वहाँ आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। हमने ये माहौल पैदा कर लिया है और अब वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन अगर तुम भूले भटके वहाँ पहुँच जाओ तो जाहिर है तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मगर क्या वहाँ जाना चाहती हो? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने जवाब दिया और वो किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, खैर मेरी ये परेशानी तो गलत है। क्या परेशानी? बहुत दूर तक सोचने लगी थी। बताओगी नहीं? मैं अब उससे बेतकल्लुफ़ हो गया था। सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना मतलब निकालने के लिए मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दूँ। मसलन। वो अचानक ही मुस्कुरा पड़ी और बोली, औरत की निगाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मर्द ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान सकता है या औरत? अजीब सा सवाल था, लेकिन मैंने जवाब देने में देर नहीं लगाई। औरत। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि उसकी अपनी सोच होती है, अपनी फिक्र होती है, अपना अंदाज होता है। मैंने तुम पर जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई। मतलब उसने तुम्हें जिन निगाहों से देखा था उनका मफहूम मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। उनमें प्यार था, चाहत थी, और जब तुम मेरी जानिब माइल नजर आए तो उनमें हसद था। हालांकि यशवंत राय जी ने किसी बहुत ख़राब रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया, लेकिन वो पति हैं, खुद कुछ भी करते रहें, उन्हें कौन रोकने टोकने वाला है। लेकिन उनकी धर्मपत्नी अगर किसी को दोस्त बनाकर घर ले आए तो मुझे ताज्जुब है कि यशवंत राय जी ने सारी रात कैसे बर्दाश्त किया। उन्हें यहाँ होना चाहिए था। खैर, मैं एक अलग मौजू निकाल बैठी। मतलब यह है कि वो तुम्हारी जानिब माइल नजर आती थी, और अगर तुम उसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करोगे तो दावे से कहती हूँ कि नाकाम नहीं रहोगे। लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि यशवंत राय जी तुम्हारे रकीब बन जाएं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, या फर्ज करो ऐसा ना भी हो तो फिर कृष्णा कली तुम्हें छोड़ने पर आमादा ना हो। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या हर्ज है? रचना कौर जी, आपके लिए मैं एक शबलीस दोस्त के अलावा और क्या हैसियत रखता हूँ? रचना कौर ने निगाहें उठाईं, मुझे देखा, और सच्ची बात यह है कि उन आंखों का मफहूम मैं नहीं समझ सका। खोपड़ी नाच कर रह गई। एक सिमत तो इतनी पारसाई, इतनी शौहर परस्ती, और दूसरी सिमत आंखों का ये अंदाज। लगता था जैसे रचना कौर मेरे बारे में खुद भी कोई फैसला न कर पा रही हो। वो औरत जो पहली निगाह में मुझे शबलीस की हैसियत से बहुत ज़्यादा अजीब नजर आई थी, करीब से देखने पर एक आम सी सादा सी औरत महसूस हुई। खैर, शबलीस तो मैं भी था, और अगर अपने माजी को देखता तो ऐसी कोई आफाकी हैसियत मुझे भी हासिल नहीं थी, बल्कि दूसरे ही लोग थे जिन्होंने मेरी ये औकात बना दी थी। वरना शायद मैं भी अपने दूसरे भाइयों की तरह आराम से कहीं नौकरी कर रहा होता। वो बोली, तो फिर तुम जाओगे वहाँ? हाँ, बस एहतियात रखना। हालांकि तुम्हारी जहनी कुव्वतें बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं अपने वसवसों को क्या करूं? कुछ मत करो। वहां जाने के लिए जरिया घोड़ा ले सकते हो। ठीक है, मैंने जवाब दिया। और इसके बाद दोपहर को जब आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, मैं घोड़ा लेकर निकल खड़ा हुआ। रचना कौर ने एक झरोके से हाथ हिलाकर मुझे रुखसत किया और मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ धर्मनगरी के मशरकी इलाके की जानिब चल पड़ा, जहाँ सोनागरी था।
देखना चाहता था कि रचना कौर का अंदाज़ा दुरुस्त है या नहीं। आबादी से बाहर निकला। मौसम वाकई बहुत हसीन था। मैं थोड़ी देर के बाद उस सिरे पर पहुंच गया जहां से आबशार खुला नजर आता था। घोड़ा सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसने नाक से खुर खुर की आवाज़ें निकाली और इधर उधर देखने लगा। मेरी निगाहें भी इधर उधर उठ गईं। थोड़े ही फासले पर एक और घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। आन की आन में वो घोड़ा मेरे करीब पहुंचा। उसकी पुश्त जहन से खाली थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से खौफजदा होकर दौड़ा हो। घोड़ा मेरे घोड़े के करीब से गुजरा तो मेरे घोड़े ने मुंह से फिर आवाज़ें निकाली, लेकिन गुजरने वाला घोड़ा लंबी लंबी छलांगें लगाता हुआ आगे बढ़ गया और देखते ही देखते आबशार के करीब पहुंच गया। अलबत्ता मैं ठिठक गया और मेरी आंखें एक लम्हे के लिए फिर हैरत से फैल गईं। वही खुशबू जो रात को मुझे अपने कमरे में महसूस हुई थी, उस वक्त भी महसूस हुई। यूं लगता था जैसे गुजरते हुए घोड़े से ये खुशबू आई हो। घोड़ा आबशार के पास नजर आने लगा। मैंने भी अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। मेरी नज़रें इधर उधर भटक रही थीं। तभी अचानक मेरी नज़र आबशार से बनने वाली उस छोटी सी खूबसूरत नदी में उभरे हुए पत्थरों पर पड़ी और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में चकाचौंध सी पैदा हो गई। यकीनन बल्कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कृष्णा कली ही है। वो आबशार के पानी में कुलीलें कर रही थी, नहा रही थी। उसके जिस्म पर इंतहाई बारीक लिबास था, जिसे लिबास कहा भी नहीं जा सकता। वो इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज अपनी मस्तियों में मसरूफ थी। मैंने सिर्फ चंद लम्हे उसे देखा। उसी वक्त उसने निगाहें उठाई और मेरी तरफ देखने लगी। यूं लगा जैसे वो ठिठक गई हो, लेकिन उसने पानी में अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ चल पड़ी। पानी ज्यादा से ज्यादा उसके घुटनों तक था, लेकिन उसका लिबास मेरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगीं। चूंकि वो मुझे पूरी तरह देख चुकी थी और अगर मैं यहाँ से हटता तो वो ना जाने क्या महसूस करती। अलबत्ता मैंने रुख तब्दील कर लिया था ताकि उसे एहसास ना हो। अलबत्ता वो बेएहसासी से मेरे करीब पहुंच गई। हेलो, ये क्या हो रहा है भाई? उसके अंदाज में इस कदर बेतकल्लुफी थी कि मेरा चेहरा घूमे बगैर न रह सका। मैंने उसे देखा और मेरी आंखों में सुर्खियां उभर आईं। मैंने कहा, सॉरी मिस कृष्णा, बस इत्तेफाक से इस तरफ चला आया। यह इलाका बेहद खूबसूरत है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आप यहाँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। और ये क्या, घोड़े की पीठ पर जमकर रह गए हो? नीचे उतरो। सॉरी, आप, क्या हो गया भाई तुम्हें? आप लिबास तब्दील नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं, आप घोड़े से नीचे उतरिए। उसके अंदाज में एक नाज भरा हुक्म था। मैंने गहरी सांस ली और उसी वक्त मेरी खोपड़ी पर किसी बिच्छू का सा डंक पड़ा। किसी ने मेरे कानों में कहा, होशियार बेटा, मुसीबत में पड़े तो फिर ऐसे उल्टे होगे कि फिर कभी सीधे ना हो पाओगे। मैंने फौरन अपने आप को संभाला और नीचे उतर आया। भाई कमाल है, सुना तो ये गया है कि आप गैर ममालिक में रहते हैं। गैर मुल्क में रहने वाले किसी आदमी के चेहरे पर इतनी मशरकियत नजर आए, ये तो बड़ी ताज्जुब खेज बात है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कृष्णा जी कि आप कहीं मुझे गलत ना समझें। आइए बैठते हैं कहीं चलकर, बल्कि क्यों ना आबशार ही का रुख किया जाए। आसमान पर बादलों के गोल, धरती पर उतरी हुई कुचलाहटें, ऐसे में आदमी कुछ तो करे। वो आप अकेली हैं यहाँ? मैंने सवाल किया और वो हंस पड़ी। बड़ी दिलकश और खनकदार हंसी थी उसकी। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, हाँ अकेली हूँ। क्यों? मेरा मतलब है राय साहब। राय साहब हैं मेरे साथ। जी, मैंने घबरा कर कहा। तो फिर आप अकेली कैसे हुई? अकेली हूँ, आओ तुम्हें दिखाऊं कि क्यों अकेली हूँ। वैसे क्या तुमने देखा नहीं, झरने में मैं तन्हा नहा रही थी। जी, राय साहब एक उम्र रसीद आदमी हैं, उन्हें नींद बहुत आती है। भला ऐसा आदमी मेरी जैसी उम्र की किसी लड़की का साथ कहाँ दे सकता है? सो रही हैं, वो देखो। हल्की हल्की जो आवाज़ें उभर रही हैं, ये पानी की नहीं बल्कि उनके खराटों की हैं। वो उधर उस चट्टान के पीछे। फासला ज़्यादा नहीं था। मैंने वहाँ एक इंसान को दराज देखा। राय साहब ही थे, लेकिन यहाँ आकर सोना अजीब सी बात थी, बड़ी ताज्जुब खेज, बड़ी हैरतनाक। वो हंसने लगी, फिर बोली, मगर तुम्हारा आ जाना मेरे लिए खुशी का बायस है। नहाओगे पानी में? नहीं, माजरत खा हूँ। तो फिर आओ बैठो, बातें करें। मैंने सहमी हुई निगाहों से उसके जिस्म की जानिब देखा। कुछ भी तो पर्दा नहीं था, और पर्दे के बगैर जो कुछ नज़र आ रहा था वो दर हकीकत इंसानी जहन को तहोबाला करने के लिए काफ़ी था। जो कुछ भी था, इंसानी सिफात तो नहीं छोड़ सकता था मैं। मैंने आहिस्ता से कहा, कृष्णा जी, अगर आप लिबास पहन लें तो अनायत होगी। उसने मुझे देखा और एक बार फिर उसी अंदाज में हंस पड़ी, फिर बोली, ठीक है, पहन आती हूँ। वो चली गई। उसी चट्टान के अकब में गई थी जिसके एक हिस्से में यशवंत राय जी नजर आ रहे थे। फिर जब वो वहाँ से निकली तो उसने अपने शानों पर एक मोटा गाउन डाला हुआ था और उसकी डोरियां कमर से बंधी हुई थीं।
पता नहीं उसके नीचे उसने कुछ पहना था या वही भीगा हुआ लिबास पहने हुए थी, मगर अंदाज़ा ये हो रहा था कि लिबास उसने वहीं डाल दिया है। वो मेरे करीब पहुंची और फिर कहने लगी, आओ बैठो, बहुत उम्दा कॉफ़ी पिलाती हूँ तुम्हें, आओ। बहुत बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। बड़ा अजीब सा एहसास था उसका, जैसे मेरी बरसों की शनासा हो। मैं उसके करीब बैठ गया। अलबत्ता उस वक्त मेरा जहन एक बार फिर सोचों में डूब गया था, क्योंकि वो खुशबू जो रात को मुझे अपने कमरे में महसूस हुई थी और जब घोड़ा दौड़ा था तो उस खुशबू का झोंका मेरे करीब से गुजरा था। कृष्णा कली के उस गाउन से आ रही थी जो उसने पहना हुआ था। जी चाहा कि उससे इस खुशबू के बारे में सवाल करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह मुनासिब नहीं होगा। कहीं वो चौकन्नी ना हो जाए, इस तरह कम अज़ कम उसके बारे में सही तौर पर मालूमात हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वह टटोलने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, वैसे तुमसे भी पूछ सकती हूँ कि तुम अकेले कैसे नजर आ रहे हो? मेरे साथ कौन हो सकता है? मैंने संभल कर पूछा। क्यों? रचना कौर, महारानी रचना कौर। उन्होंने तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ दिया? नहीं कृष्णा जी, शायद आपको महारानी रचना कौर की मसरूफियात का इल्म नहीं है। धर्मनगरी के आसपास फैली हुई तमाम ज़मीनों का निज़ाम उन्होंने संभाल रखा है। वो तो बाकायदा सभा लगाती हैं और बेशुमार लोग उनके पास आते हैं। उनकी मसरूफियत में से अगर थोड़ा सा वक्त भी मुझे मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनके साथ ज़्यादती होती है। उसने एक शरीर सी मुस्कुराहट मुझ पर उछाली और कहने लगी, मुझे घिस रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। शायद ऐसा नहीं है। आपको क्यों महसूस हुआ? बस महसूस हुआ। वह दुनिया का हर काम तुम्हारे लिए छोड़ सकती है, हर काम, चाहे वो कितना ही ज़रूरी हो। ताज्जुब हुआ है मुझे और मैं समझती हूँ ये अच्छा भी हुआ। तुमसे मिलने के बाद दोबारा मिलने को मन चाहता था, मगर तुम इस तरह यहाँ आओगे ये नहीं सोचा था मैंने। मैं खुद हैरान हूँ आपको यहाँ देखकर, और ये बात मजीद ताज्जुब का बाइस है कि महाराज यशवंत राय इस हसीन माहौल में सो रही हैं। बता चुकी हूँ तुम्हें, हर चीज़ अपना एक वक्त रखती है। ये महाराज यशवंत राय के सोने का समय है। अचानक वो अपनी जगह से उठ गई, फिर बोली, कॉफ़ी तैयार हो गई है, लेकर आती हूँ, इत्मीनान से बैठो। तुम भी क्या सोच रहे होगे कि कहाँ फंस गए, मगर अब तो फंस ही गए हो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, पलटकर मेरी तरफ देखा और फिर नागिन जैसी चाल चलती हुई उसी चट्टान के अक्कब में चल पड़ी। मैं सहरज़दा निगाहों से उसे देख रहा था। बेपनाह कशिश थी, दिमाग घुमा कर रख दिया था उसने। मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद वो कॉफ़ी की 2 प्यालियाँ उठाए वहाँ आ गई। आप इन इंतज़ामात के साथ यहाँ आती हैं? हाँ, अक्सर आती हैं, अक्सर ही आती हूँ। असल में ये जगह हम दोनों को ही पसंद है, यशवंत राय जी को भी। उन्हें तो मुझसे ज़्यादा पसंद है और वो यहाँ रहकर सो जाते हैं, मैंने किसी कदर तंज़िया अंदाज में कहा। उसने जल्दी से कॉफ़ी की प्याली उठाकर होंठों से लगाई। साफ जाहिर हो रहा था कि वह अपने किसी अंदरूनी जज्बे को खूबसूरती से छुपा गई है। मैंने भी कॉफ़ी का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। कॉफ़ी ख़त्म हो गई और मैंने खूबसूरत प्याली नीचे रख दी। अब मैं खुद भी उसे बेतकल्लुफ़ होने लगा था। मैंने कहा, एक सवाल करूं? हाँ, पूछो। यशवंत राय महाराज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरे इस सवाल पर वो चौंक पड़ी। मैंने अभी तक उससे ज़हनी राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की थी। शख्सियत पुरस्कार थी, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा चालाक, अपने ज़ाहिर से कहीं ज़्यादा शातिर, चुनाचे हर कदम एहतियात से उठाना पड़ रहा था। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ये वो सवाल है जो तुमने वक्त से पहले पूछ लिया है आकिल जी। अभी अगर इसे रहने ही दो तो अच्छा है। जाहिर है कृष्णा कली जी, मेरी आपकी बहुत मामूली सी मुलाकात है। मैं आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकता जो आप बताना ना चाहें। नहीं, बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, मगर पहली ही मुलाकात में सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। तुम इसे दूसरी मुलाकात मत करार देना, क्योंकि जब तुम रचना कौर के साथ मुझसे मिले थे तो वह मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं थी। सुनो, आज रात को मेरे घर आ सकोगे? दिमाग झुनझुना कर रह गया। बड़ी सनसनीखेज दावत थी, इसके मुख्तलिफ नताइज निकल सकते थे, लेकिन जब मैंने इस राह में कदम उठा ही लिया था तो हर किस्म के हालात का मुकाबला करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, कृष्णा जी, क्या यशवंत राय महाराज मेरा आपके पास आना पसंद करेंगे? मैं उनकी मलकियत नहीं हूँ, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। एक आम सा ताल्लुक है मेरा और उनका। भला उनकी क्या हिम्मत हो सकती है जो किसी को मेरे घर आने से रोक सकें? अगर वो इस घर को अपना घर समझती हैं तो मेरे पास बहुत से घर हैं, मगर तुम चिंता क्यों करते हो? जब मैं तुम्हें दावत दे रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेज़बानी के सारे असूल भी पूरे होंगे। यशवंत राय महाराज आज रात अपनी हवेली में होंगे, मेरे पास नहीं। मैंने एक सर्द आह भरकर उसे देखा और कहा, तो फिर आप मुझे दावत ना दें बल्कि हुक्म दें। अरे नहीं, अब ऐसा भी क्या, आज आओगे ना? ज़रूर आऊँगा।
घर याद रहेगा ना मेरा? हाँ क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर वो कहने लगी, तो फिर अब तुम जाओ, क्योंकि रात को तुम्हें मेरे पास आना है, जाओ। मैंने गर्दन हिलाई और उठ खड़ा हुआ। वो हंसने लगी और बोली, इस तरह हुक्म सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनसे कोई ताल्लुक कायम हो जाता है। मेरा तुम्हारा एक संबंध है जो हो गया है। क्यों, क्या और कैसे, हर सवाल का जवाब उस वक्त दूंगी जब तुम मेरे घर आओगे। सारे सवाल बता दूंगी तुम्हारे, ठीक है? जी। बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत खूबसूरत और मन को भाते हो। अच्छा। वो जैसे मुझे भगा देने पर तुली हुई थी। मैं अपने घोड़े की जाने बढ़ गया। कुछ दूर निकलने के बाद गर्दन घुमाकर उसे देखा तो वो खड़ी हुई पुरशोक निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और घोड़े को एड़ लगा दी। रानी रचना कौर ने सही निशानदेही की थी और मेरी उससे गहरी शनासाई हो गई थी। ये एक अच्छा कदम था और मुझे इस तरह आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल गया। अभी महल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कोई ऐसी जगह तलाश करने लगा जहां कुछ देर बैठकर सुकून की सांस लूं और इस बारे में सोच सकूं। धर्मनगरी के एतराफ से वाकिफ नहीं था। वैसे भी मैंने बस्ती के सरहद के करीब पहुंचने के बाद सरहद के साथ साथ घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। इलाका खूबसूरत, सरसब्जो शादाब था। कुछ दूर मुझे एक बाग जैसी जगह नजर आई तो मैंने घोड़े का रुख उस जानिब कर दिया। एक मुनासिब जगह पसंद करके मैं घोड़े से उतर गया और एक दरख्त के नीचे जा बैठा। उन वाक़यात पर गौर करना था मुझे। चारों तरफ खूबसूरत माहौल था, सब्जाजार बिखरे हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरा जहन भटकने लगा। इवन कार्लोस ने मुझसे ये दरख्वास्त की थी कि मैं रानी रचना कौर की मदद करूं। अगर मैं इस बात से इनकार भी कर देता तो इवन कार्लोस बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो मुझसे असरार करता या मुझे हुक्म देता। लेकिन हिंदुस्तान आने का एक और भी नज़रिया था, वो ये कि रानी रचना कौर से फरागत हासिल करने के बाद एक बार फिर शमशेरा की तलाश में सरगर्दा हो जाऊं। और ख्याल ये भी था कि रानी रचना कौर से कुछ मालूमात हासिल करूंगा। लेकिन यह पहली शबलीस थी जिसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी बिना पर उसे कुछ समझा जा सके। मुझे यह अंदाज़ा हो गया था कि वो कम अज़ कम मेरे किसी काम के सिलसिले में बिल्कुल ही नाकारा साबित होगी। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम मुझे उन्हीं इलाकों में जारी रखना पड़ेगा जो शमशेरा के इलाके थे। वाकई शमशेरा आज भी मेरे दिल में उतनी गहराइयों तक उतरी हुई थी कि उसे भूलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हाँ, अगर फ़र्क पड़ा था तो सिर्फ इतना कि अब मैं उसके लिए इतना मुस्तरिब नहीं था, बल्कि मेरा जहन दूसरी जानिब भी माइल हो जाता था। रानी रचना कौर ही के बारे में सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में चोर मौजूद था और अगर वो औरत इस कदर अच्छी तबीयत की मालिक ना होती तो शायद मैं उसकी कुर्बत पसंद करता। ये एक तब्दीली पैदा हुई थी मेरे अंदर। जाहिर है उम्र का नतीजा भी था और हालात का तकाजा भी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कुमारी कृष्णाकली क्या चीज़ है। वैसे अंदाज़ा ये हो रहा था कि जो कुछ भी हैं बहुत ऊंची चीज़ हैं और अपने अंदर निहायत ही पुरस्कार कुव्वतें पोशीदा रखे हुए हैं। दिल को एक लम्हे के लिए खौफ का एहसास भी हुआ, कहीं यूँ ना हो कि सारी शबलीसियत धरी की धरी रह जाए और मैं किसी उलझे हुए जाल में गिरफ्तार हो जाऊँ। ज़हनी कुव्वतों से आज तक जितने काम लिए थे मुझे उनका अंदाज़ा था। कारामद तो होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात में नाकाम भी साबित हो सकती थीं जिनका ताल्लुक सिर्फ जहन ही से नहीं। वो पुरस्कार दुनिया जिसे रूह या बदरू की दुनिया कहा जाता है शबलीसियत से बिल्कुल अलग थी। मुझे कौन सा ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि मैं कृष्णाकली से भरपूर तरीके से निमट सकूं। उसका मेरी ख्वाबगाह तक पहुंचना, फिर उस खाली पुश्त के घोड़े पर मेरे करीब से गुजरना जिसके बारे में यह अंदाज़ा होता था कि यकीनी तौर पर उसकी पुश्त पर कृष्णाकली मौजूद होगी, और इसके बाद कृष्णाकली का मुझसे इस मोहब्बत से मिलना और मुझे अपने घर दावत देना। अचानक ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा। कृष्णाकली को मैं जहनी तौर पर मुतासिर नहीं कर सकता या मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज यशवंत राय मेरा शिकार बन सकते हैं। चलो, उस शौहरपरस्त औरत ने अपने शौहर पर जहनी काबू पाने की कोशिश नहीं की तो मेरा भला यशवंत राय से क्या ताल्लुक हो सकता था। रास्ते हैं मेरे पास, और फिर हो सकता है रानी रचना कौर इन वाक़यात से खौफजदा रहती हूँ। मुझे भला खौफजदा रहने की क्या ज़रूरत है। महाराज यशवंत राय अगर इस हदायत के तहत जो मैं उन्हें ज़हनी तौर पर दूँ कृष्णाकली के हाथों कोई नुकसान उठा जाते हैं तो मुझ पर क्या असर पड़ेगा। नहीं, मैं अपना खेल खेल सकता हूँ, बआसानी खेल सकता हूँ, और ये खेल मुझे खेलना होगा। कुछ और बातें भी जहन से टकराईं, मसलन ये कि महाराज यशवंत राय उस खूबसूरत पहाड़ी और पुरफिजा मुकाम पर आकर गहरी नींद सो गए थे। क्या वो वहाँ सोने के लिए आए थे? नामुमकिन ही सी बात लगती थी। कृष्णाकली ने खुले अल्फाज में कहा था कि वो उम्र रसीदा इंसान है। जवाब तो दे किसी बात का कि इस उम्र रसीदा इंसान को उसने अपने इतने करीब क्यों रखा हुआ है। ये हो सकता है
बल्कि यकीनन यही हुआ होगा। कृष्णा कली एक पुरस्कार शख्सियत की मालिक है। मुझसे मिलने के बाद वो मेरी खोज में मेरी ख्वाबगाह तक पहुंची, लेकिन इस तरह की आंखों को नजर न आए। और इसके बाद जब उसने दूर से मुझे झरने के करीब देखा तो घोड़े की पुश्त पर बैठकर मेरी तरफ आई। वो तो खुद निगाहों से ओझल थी, लेकिन घोड़े को नहीं छुपा सकी। फिर मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मेरे पहुंचने से पहले किसी पुरस्कार जरिए से यशवंत राय को गहरी नींद सुला दिया। उसने दावा किया था कि रात को यशवंत राय जी उसकी रिहाइशगाह में नहीं बल्कि अपनी हवेली में होंगे। इन तमाम दावों की कोई ना कोई हकीकत है और कृष्णा कली के लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं मालूम होता। दिल ही दिल में मैंने आस्था से कहा, ठीक है कृष्णा कली जी, मेरा क्या है, आपको भी देख लेता हूँ। नुकसान ही होगा ना कोई, जो होगा देखा जाएगा। और इसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर धर्म नगरी की आबादियों की जानिब चल पड़ा।